हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं रेसिस्टेंस एंड रेसिस्टिविटी। इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर है और इससे पहले वाले लेक्चर नंबर 4 में हम लोग ओम्स लॉ और उससे रिलेटेड ग्राफ को स्टडी कर चुके हैं। ओम्स लॉ का स्टेटमेंट ये कहा गया था कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, और उस प्रोपोर्शनलिटी साइन को जब हम लोग रिमूव किए थे तो वहाँ पे कांस्टेंट यूज़ किया गया और वो कांस्टेंट रेसिस्टेंस होता है। उसी रेसिस्टेंस के बारे में आज हम लोग डिटेल स्टडी करेंगे। रेसिस्टेंस से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स को भी, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, उसको भी डिस्कस करेंगे। जबकि नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग ग्रुपिंग ऑफ रेसिस्टेंस के बारे में स्टडी करेंगे। मीन सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है और किस तरीके से उसका ग्रुपिंग किया जाता है। तो लेक्चर नंबर 5 होगा आज का लेक्चर और टॉपिक होगा रेसिस्टेंस। अगर बात करें किसी मेटालिक कंडक्टर में जब करंट पास करता है तो एक्चुअल सिचुएशन वहाँ पे क्या होता है, तो मेटालिक कंडक्टर से जब करंट पास करता है तो एक्चुअल में जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स मेटल एटम का होता है वही मूव करता है, और ड्यूरिंग मूवमेंट वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन से कोलाइड करता है। वो ड्यूरिंग मूवमेंट वो इलेक्ट्रॉन किसी एटम आयन से भी कोलाइड करता है, और ड्यूरिंग कॉलिजन उसका स्पीड में कुछ चेंजिंग आता है। तो जिस एवरेज स्पीड से इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होता है उस एवरेज स्पीड को मेटालिक कंडक्टर के अंदर हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं, जिसके बारे में भी स्टडी ऑलरेडी कर चुके हैं। लेकिन यहाँ पे रेसिस्टेंस क्या है, तो रेसिस्टेंस वो प्रॉपर्टी है जो चार्जेस के फ्लो को रेसिस्ट कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि चार्जेस के फ्लो को जो डिस्टर्ब कर रहा है उसको हम लोग रेसिस्टेंस बोलते हैं। किसी मेटालिक कंडक्टर के अंदर या फिर किसी इंसुलेटर के अंदर या किसी भी मटेरियल का रेसिस्टेंस का जब बात हम लोग करते हैं तो एक्चुअल में वो यही मेजरमेंट करता है कि आखिर जो कंडक्टर के अंदर या मटेरियल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट हो रहा है, जो आयंस का मूवमेंट हो रहा है, उसमें क्या डिस्टर्बेंस है और किस हद तक डिस्टर्बेंस है। अगर डिस्टर्बेंस ज़्यादा तो हम लोग कह देते हैं रेसिस्टेंस ज़्यादा, और डिस्टर्बेंस कम तो हम लोग बोल देते हैं रेसिस्टेंस कम। एक टर्म है रेसिस्टर। रेसिस्टर मटेरियल को बोलते हैं जिसमें कुछ रेसिस्टेंस होता है। रेसिस्टर किसको बोलते हैं? उस मटेरियल को जिसमें कुछ रेसिस्टेंस होता है। क्वेश्चन राइज हो रहा है यहाँ पे कि रेसिस्टेंस का कैलकुलेशन किस तरीके से किया जाए, रेसिस्टेंस देखने में कैसा होता है, रेसिस्टेंस का सिंबल जो हम लोग इलेक्ट्रिक सर्किट में यूज करते हैं वो कैसा होता है, और रेसिस्टेंस किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है। आज के लेक्चर में हम लोग ये सब कुछ स्टडी करेंगे। अगर बात किया जाए रेसिस्टेंस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है, तो सबसे पहला फैक्टर लेंथ ऑफ द मटेरियल होगा। कंडक्टर जितना लंबा होगा रेसिस्टेंस उतना ही ज्यादा होगा। अगर बात किया जाए इस वाले कंडीशन में तो हम कह सकते हैं कि रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ उस समय जब क्रॉस सेक्शनल एरिया कांस्टेंट हो। दूसरा कि रेसिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया जब मटेरियल का लेंथ कांस्टेंट हो। इसका मतलब ये हुआ कि जब लेंथ कांस्टेंट तो एरिया पे इनवर्सली, और जब एरिया कांस्टेंट तो लेंथ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा रेसिस्टेंस। अब अगर देखा जाए क्वालिटेटिव एस्पेक्ट इस दो पॉइंट का, तो सबसे पहला अगर देखा जाए कि लेंथ ज़्यादा होने से रेसिस्टेंस ज़्यादा क्यों हो जाता है, तो वेरी सिंपल यहाँ पे आप कॉन्सेप्चुअली सोच सकते हो कि अगर मान लिया जाए 1 मीटर में जो डिस्टर्बेंस है वो 2 मीटर में उससे ज़्यादा डिस्टर्बेंस होगा। इसका मतलब ये हुआ कि जब आप एरिया क्रॉस सेक्शन को कांस्टेंट रखते हो तो लेंथ बढ़ाने से रेसिस्टेंस बढ़ेगा। आप जितना बढ़ाओगे लेंथ रेसिस्टेंस उतना ही बढ़ेगा, लेकिन शर्त यह है कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कांस्टेंट। तो ऐसा करके सपोज करते हैं कि ये जो मार्कर मेरे हाथ में दिख रहा है, इस मार्कर का ये जो सर्कुलर पार्ट है इसका जो एरिया होगा उसको हम बोलेंगे क्रॉस सेक्शनल एरिया, और इस मार्कर का जो लेंथ होगा वो इसका डिस्टेंस होगा। ये जो डिस्टेंस दिख रहा है ये मार्कर का लेंथ होगा। इस लेंथ पे रेसिस्टेंस डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है। कब? जब ये एरिया कांस्टेंट हो। इसका मतलब ये हुआ कि अगर सपोज किया जाए कि हमारे पास ये एक वायर है, एक कंडक्टर है, इसका रेसिस्टेंस अभी R है, इसमें एक और कंडक्टर को इस तरीके से लाके कनेक्ट कर दिया गया, क्या एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में कोई चेंजिंग आया?
बिल्कुल नहीं। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अगर नहीं बदला तो हम लोग कह सकते हैं कि रेसिस्टेंस यहाँ पे डबल हो गया होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि लेंथ यहाँ पे डबल हो गया है। इसका मतलब क्या हो गया कि रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ प्रोवाइडेड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज कांस्टेंट। What is area of cross section? This area is area of cross section and this will be length of the material. तो दूसरा फैक्टर की ओर बढ़ते हैं जिसमें बोला गया कि रेसिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। इसका मतलब वायर जितना पतला होगा रेसिस्टेंस उतना ही ज्यादा होगा, वायर जितना थिकर होगा रेसिस्टेंस उतना ही कम होगा। जैसे अगर देखा जाए कि रेसिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया का मतलब क्या हुआ, जब लेंथ कांस्टेंट होता है, मींस लेंथ को जब आप कांस्टेंट रखते हो और एरिया में कुछ चेंजिंग करते हो तो इनवर्सली डिपेंड करता है। तो सपोज कीजिए ये मेरे पास एक कंडक्टर है जिसका लेंथ L है और एरिया कितना है A और रेसिस्टेंस है R। अब सपोज कीजिए कि इसके ऊपर एक और कंडक्टर को इस तरीके से लाके रख दिया गया, तो बताइए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना हो गया, A प्लस A 2A, जबकि लेंथ इसका क्या है, अभी भी L है। तो लेंथ इज कांस्टेंट इन दिस केस एंड एरिया इज डबल, देन रेसिस्टेंस विल बी हाफ। इसका मतलब अगर इसका रेसिस्टेंस R है तो इसका रेसिस्टेंस कितना हो जाएगा, R बाय 2। अगर इसका रेसिस्टेंस R है तो इसका रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा, R बाय 2 नहीं 2R हो जाएगा, बिकॉज लेंथ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और तीसरा होता है कि मटेरियल के नेचर पे डिपेंड करता है। डिफरेंट मटेरियल में डिस्टरबेंस का लेवल अलग अलग होता है और यही कारण है कि उसके अंदर का जो रेसिस्टेंस होता है वो डिफरेंट होता है। मींस थर्ड फैक्टर विल बी नेचर ऑफ मटेरियल, जबकि फोर्थ जो है अगेन एक्सटर्नल फैक्टर है वो है टेम्परेचर। जब हम टेम्परेचर को बदलते हैं तो जो इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहा है या जो आयंस का मूवमेंट है वो अफेक्टेड होता है और फाइनली रेसिस्टेंस भी अफेक्टेड होता है। मीन्स अगर आप टेम्परेचर को बदलते हो तो निश्चित रूप से रेसिस्टेंस बदलेगा। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि किसका रेसिस्टेंस किस तरीके से बदलेगा, तो इस टॉपिक को हम लोग क्वालिटेटिव मैनर में ही डिस्कस करेंगे स्टैंडर्ड 10th में, जबकि 12th स्टैंडर्ड में आप क्वांटिटेटिव वे में इसको एक्सप्लेन करते हो। इसका मतलब कि हम लोग बस ये जानेंगे कि टेम्परेचर के बदलने से रेसिस्टेंस क्या होता है, इंक्रीज या डिक्रीज, कितना इंक्रीज कितना डिक्रीज, ये हम लोग यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे, ये हमारे सिलेबस में भी नहीं है। तो देयर आर 4 फैक्टर व्हिच विल अफेक्ट द रेसिस्टेंस ऑफ अ मटेरियल। फर्स्ट विल बी लेंथ, सेकंड विल बी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, थर्ड विल बी नेचर ऑफ मटेरियल एंड फोर्थ विल बी टेम्परेचर। किस तरीके से डिपेंड करता है, तो रेसिस्टेंस इज इनवर्सली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ प्रोवाइडेड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज कांस्टेंट। Resistance is inversely proportional to area of cross section. If length of the material is constant, it will also depend on nature of material and it will depend on temperature also. There are 4 factors that will determine resistance of a material. तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग डेफिनेशन लिखे रेसिस्टेंस का। तो रेसिस्टेंस का अगर डेफिनेशन लिखे तो हम बोलेंगे इट इज डिफाइंड एज अ प्रॉपर्टी, it is defined as a property of materials which resist flow of electric charge, which resist flow of electric charge। इलेक्ट्रिक चार्ज के फ्लो को जो रेसिस्ट करता है उस प्रॉपर्टी को हम लोग रेसिस्टेंस कहेंगे। और रेसिस्टर क्या होता है, तो रेसिस्टर R या SISTO और रेसिस्टर इज द मटेरियल हैविंग सम फिक्स्ड रेसिस्टेंस, जिसका कुछ फिक्स्ड रेसिस्टेंस होता है। रेसिस्टेंस का अगर यूनिट देखा जाए तो ओम्स लॉ से V इज इक्वल्स टू IR, देन R इज इक्वल्स टू V अपॉन क्या लिख देंगे I, और V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस जिसका यूनिट होता है वोल्ट, अपॉन I के जगह पे हम लोग क्या पुट करेंगे, एम्पियर, मींस वोल्ट पर एम्पियर रेसिस्टेंस का ऐसा यूनिट होगा, या इसी को हम लोग क्या बोल देंगे, ओम बोल देंगे। ये ओम का सिंबल हुआ और इसको कैसे पढ़ेंगे, OHM। ठीक है, इसको कैसे पढ़ेंगे, OHM। अगर बोला जाए कि डिफाइन यूनिट ऑफ रेसिस्टेंस, डिफाइन यूनिट ऑफ रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस का यूनिट को डिफाइन करना है, या फिर हम बोले
तो 1 ओम को डिफाइन करना है, रेसिस्टेंस के यूनिट को डिफाइन करना है या फिर 1 ओम को डिफाइन करना, एक ही चीज है। तो अभी जस्ट हम लोग देखिए ओम्स लॉ से R इज इक्वल्स टू V अपॉन I। तो सोचिए R कब 1 होगा, जब V भी 1 वोल्ट और I भी कितना हो 1 वोल्ट। कहने का मतलब अगर कोई मटेरियल है और यहाँ पे एक सेल कनेक्ट कर दिए हैं और ये रेसिस्टेंस है मेरा, तो इसका रेसिस्टेंस 1 ओम उस समय कहा जाएगा जब ये कितना पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करे 1 वोल्ट और कितना करंट पास करे 1 एम्पियर। कहने का मतलब इफ, है ना, इफ 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस is responsible for generating 1 ampere current through a resistor, then the resistance of that material is said to be 1 ohm. Again I am repeating, 1 ohm resistance of a material is defined हम लोग ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि when resistance of a material is said to be 1 ohm, resistance of a material is said to be 1 ohm, ज्यादा क्लियर लैंग्वेज होगा, resistance of material is said to be 1 ohm if 1 volt potential, if 1 volt potential difference is responsible for generating a current of 1 ampere through that resistor। उस रेसिस्टर से अगर 1 वोल्ट, उस रेसिस्टर के अक्रॉस 1 वोल्ट पोटेंशियल अप्लाई करने पर अगर 1 एम्पियर का करंट पास हो जा रहा है, तो वैसे सिचुएशन में उस मटेरियल के रेसिस्टेंस को कितना बोलेंगे 1 ओम बोलेंगे। तो ओम इज नथिंग बट वोल्ट पर एम्पियर। ओम किसी के नाम पे पड़ा, ओम्स लॉ में नाम है ही ओम, उसी के नाम पे पड़ गया रेसिस्टेंस का यूनिट, बट एक्चुअल में ये वोल्ट पर एम्पियर होगा। ठीक है, अब यहां से हम लोग ये देखे थे कि क्यों रेसिस्टेंस होता है किसी मटेरियल में। तो सिंपल चीज थे कि जब मटेरियल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट या जब किसी इलेक्ट्रोलाइट्स में आयंस का मूवमेंट होता है तो वो आयंस कोलाइड करता है। तो ड्यूरिंग कॉलिजन एनर्जी, ड्यूरिंग कॉलिजन जो होता है, वो जो डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है, उस डिस्टर्बेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, रेसिस्टेंस। अब यहां से हम लोग डिस्कस करें फैक्टर्स अफेक्टिंग रेसिस्टेंस। फैक्टर्स अफेक्टिंग रेसिस्टेंस, लेंथ के डबल होने से रेसिस्टेंस डबल हो रहा है, एरिया के डबल होने से रेसिस्टेंस हाफ हो रहा है, प्रोवाइडेड सेकंड थिंग वहां पे क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। सेकंड वाला चीज जो है वो कांस्टेंट होना चाहिए। पहला हम लोग बात कर रहे हैं किसका, फैक्टर्स का बात कर रहे हैं। तो रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द कंडक्टर। रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द कंडक्टर। ए यहाँ पे शर्त है कि कांस्टेंट हो। तो सबसे पहले यहाँ पे इस डायग्राम में हम लोग ये देख ले क्या होता है L और क्या होता है A। तो ये जो हो गया एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो गया और ये जो हो गया लेंथ हो गया। ठीक है, जिस तरीके से भी मार्कर का एग्जांपल आपको दिए थे उसी तरीके से। दूसरा कि R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A, कब, जब लेंथ क्या हो जाए, कांस्टेंट। अब इस दोनों को अगर मर्ज कर दे तो R इज प्रोपोर्शनल टू हम लोग क्या लिखेंगे, L अपॉन A। R इज प्रोपोर्शनल टू हम लोग लिख देंगे L अपॉन A, और जब भी प्रोपोर्शनलिटी साइन को रिमूव करेंगे तो वहां एक कांस्टेंट पुट करेंगे और वो कांस्टेंट यहाँ पे रो होगा। तो R इज इक्वल्स टू रो इंटू L अपॉन A। ये क्या है, इसको पढ़ेंगे रिड एज RHO, रो। ठीक है, और ये है सिंबल, सिंबल ऑफ रेसिस्टिविटी, सिंबल ऑफ रेसिस्टिविटी, या जिसको हम लोग ज्यादा क्लियर बोले तो स्पेसिफिक रेसिस्टेंस भी बोलेंगे, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस भी बोलेंगे। तो ये फार्मूला मेरे पास आया रेसिस्टेंस को डिटरमाइन करने के लिए, R इज इक्वल्स टू रो इंटू L अपॉन A। अब यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन ये अराइज हो रहा है कि व्हाट इज एक्चुअली दिस रो, रो यहाँ पे है क्या। तो रो के बारे में अगर बात करें तो रेसिस्टिविटी हम बोल रहे हैं इसको, रो को हम लोग क्या बोल रहे हैं, रेसिस्टिविटी। और रेसिस्टिविटी का दूसरा नाम क्या है, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस। ठीक है, उसका दूसरा नाम क्या है, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस। तो इस नाम में बहुत कुछ छिपा हुआ है, उसी के बेसिस पे हम इसका डेफिनेशन फाइंड आउट करने का कोशिश करेंगे। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, स्पेसिफिक और रेसिस्टेंस। कहने का मतलब किसी स्पेसिफिक पार्ट का जो रेसिस्टेंस होता है उस रेसिस्टेंस को हम बोलते हैं रेसिस्टिविटी।
तो हम लोग बोलेंगे कि रेसिस्टिविटी या रेसिस्टेंस बोलेंगे, रेसिस्टेंस ऑफ 1 मीटर क्यूब ऑफ एनी मटेरियल is called a specific resistance। अब बताइए कि स्पेसिफाई कितना कर दिया गया, 1 मीटर क्यूब, है ना, पूरा नहीं, 1 मीटर क्यूब। कितना भी वॉल्यूम क्यों ना हो उस मटेरियल का, हमको 1 मीटर क्यूब में जो डिस्टरबेंस होगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, रेसिस्टिविटी। ध्यान से, रेसिस्टिविटी का मतलब हुआ स्पेसिफिक रेसिस्टेंस, और स्पेसिफिक रेसिस्टेंस का मतलब कि ऐसा रेसिस्टेंस जो स्पेसिफाई कर दिया गया कि इतना ही पोर्शन का जो रेसिस्टेंस होगा उसी को हम लोग बोलेंगे स्पेसिफिक रेसिस्टेंस, और क्या बोलेंगे, रेसिस्टिविटी। तो डिफाइन कैसे किया हम लोग कि रेसिस्टेंस ऑफ 1 मीटर क्यूब, 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम का जो रेसिस्टेंस होगा उसको हम लोग बोलेंगे रेसिस्टिविटी। एक ध्यान से समझिए कि अगर इस दोनों मार्कर को मिला के वॉल्यूम इसका, इस दोनों मार्कर को मिला के वॉल्यूम इसका मान लिया जाए 2 मीटर क्यूब हो रहा है, वॉल्यूम क्या हो रहा है, 2 मीटर क्यूब, तो पूरे में जो डिस्टरबेंस है उसको रेसिस्टेंस बोलेंगे, लेकिन इसका 1 मीटर क्यूब में जो डिस्टरबेंस है उसको क्या बोलेंगे, रेसिस्टिविटी, उसको हम लोग बोलेंगे रेसिस्टिविटी। दूसरे लैंग्वेज में इसको इस तरीके से भी हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कि अगर R इज इक्वल्स टू L रो इंटू L बाय A है, तो जरा ध्यान से देखिएगा, ये R रो के इक्वल कब होगा, रेसिस्टेंस रेसिस्टिविटी के इक्वल कब होगा, जब लेंथ किसके इक्वल हो जाए, एरिया के इक्वल, और ये दोनों कट जाए। कहने का मतलब ये हुआ कि जब किसी मटेरियल का लेंथ 1 मीटर और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर होगा तो उस मटेरियल का जो रेसिस्टेंस है उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, रेसिस्टिविटी। तो रेसिस्टिविटी इज द रेसिस्टेंस ऑफ दैट मटेरियल हैविंग लेंथ 1 मीटर एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर। इन अदर वर्ड्स वी कैन आल्सो से रेसिस्टेंस of 1 meter cube, resistance of 1 meter cube of any material is called resistivity or specific resistance, और क्या बोलेंगे, specific resistance। तो रेसिस्टिविटी का डेफिनेशन हो गया। अगर बात किया जाए कि रेसिस्टिविटी का यूनिट क्या होगा, रेसिस्टिविटी का यूनिट क्या होगा और ये किस फैक्टर पे डिपेंड करता है, या रेसिस्टेंस रेसिस्टिविटी में डिफरेंस होता क्या है। तो अगर बात किया जाए यूनिट ऑफ रेसिस्टिविटी, ध्यान से देखिए कि रो इज इक्वल्स टू R इज इक्वल्स टू क्या मेरा, रो इंटू L अपॉन A, इसलिए R इंटू A अपॉन L को हम लोग क्या लिख देंगे, रो, R इंटू A अपॉन L को क्या लिख देंगे, रो। अब रेसिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, ओम, एरिया का यूनिट क्या हो जाएगा, स्क्वायर मीटर, और लेंथ का क्या हो जाएगा, मीटर। ये स्क्वायर से ये मीटर कट गया, इज इक्वल्स टू रो, इसलिए ओम मीटर ही SI यूनिट है किसका, SI यूनिट ऑफ रेसिस्टिविटी। सो SI यूनिट ऑफ रेसिस्टिविटी इज ओम मीटर, SI यूनिट ऑफ रेसिस्टिविटी इज ओम मीटर। तो पहला डिफरेंस तो हो गया उस दोनों का डेफिनेशन की, जो रेसिस्टेंस होता है वो किसी मटेरियल का प्रॉपर्टी होता है जो चार्जेस के फ्लो को रेसिस्ट कर रहा है। रेसिस्टिविटी क्या हुआ कि चार्जेस का फ्लो का रेसिस्ट जो करने का टेंडेंसी उस मटेरियल का है वो तो मेजर करेंगे, लेकिन हमको मतलब कितने से है, 1 मीटर क्यूब। तो 1 मीटर क्यूब का जो रेसिस्टेंस होता है दैट इज कॉल्ड रेसिस्टिविटी। सेकेंड इज यूनिट ऑफ रेसिस्टिविटी इज ओम मीटर एंड दैट ऑफ रेसिस्टेंस इज ओम। एक और बात, रेसिस्टिविटी लेंथ और एरिया पे डिपेंड नहीं करता। आप लेंथ को चाहे जितना बढ़ा लो, आप एरिया को चाहे जितना चेंज कर लो, रेसिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेसिस्टेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ने जा रहा। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, जबकि रेसिस्टेंस लेंथ एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड कर रहा है। तो ऐसा इसलिए क्योंकि रेसिस्टिविटी में पोर्शन ही स्पेसिफाइड है कि लेंथ कितना होना चाहिए, 1 मीटर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होना चाहिए 1 मीटर स्क्वायर, या वॉल्यूम कितना होना चाहिए, 1 मीटर क्यूब। अगर हम लेंथ 1 मीटर और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर, तो वॉल्यूम तो ऑलरेडी होगा ही 1 मीटर क्यूब। तो 1 मीटर क्यूब से ही मतलब हमको, अब वायर कितना लंबा है इससे कोई लेना देना नहीं, वायर कितना छोटा है उससे लेना देना नहीं, मींस लेंथ एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड नहीं करेगा। तो थर्ड पॉइंट विल बी इट विल नॉट डिपेंड ऑन लेंथ एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर, वेयर द रेजिस्टेंस विल डिपेंड।
तो तीन डिफरेंस यहाँ पे बोल रहे हैं कि रेसिस्टिविटी ए लेंथ एंड एरिया पे डिपेंड नहीं कर रहा, ये कर रहा है। रेसिस्टेंस प्रॉपर्टी है जो चार्जेस के फ्लो को रेसिस्ट कर रहा है एंटायर द लेंथ ऑफ द वायर, जबकि रेसिस्टिविटी उसके 1 मीटर क्यूब के डिस्टर्बेंस का मेजरमेंट कर रहा है। रेसिस्टेंस का यूनिट ओम और रेसिस्टिविटी का यूनिट क्या हो गया, ओम मीटर। ठीक है, अगला जो फैक्टर होगा वो तीसरा फैक्टर जो हम लोग बोलते हैं कि नेचर ऑफ मटेरियल पे ध्यान देने की बात है कि जो रेसिस्टिविटी होता है वो मटेरियल के नेचर पे डिपेंड करता है और टेम्परेचर पे। रेसिस्टिविटी सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ मटेरियल एंड टेम्परेचर ओनली। जब तक टेम्परेचर और मटेरियल का नेचर नहीं बदल रहा है तब तक रेसिस्टिविटी नहीं बदलेगा, तब तक रेसिस्टिविटी में कोई चेंजिंग नहीं आएगा। ठीक है, तो तीसरा फैक्टर हो गया कि रेसिस्टेंस विल डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ मटेरियल। रेसिस्टिविटी डिपेंड करेगा नेचर ऑफ मटेरियल एंड रेसिस्टेंस आल्सो। चौथा फैक्टर होगा टेम्परेचर। टेम्परेचर अगर आप बदलते हो तो जो कंडक्टर्स के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन हुआ या किसी सॉल्यूशन के अंदर आयंस हुआ, इसका एनर्जी इंक्रीज करता है। इंक्रीज करने के वजह से इसका वेलोसिटी चेंज करेगा, वेलोसिटी चेंज करेगा तो रेसिस्टेंस पे निश्चित रूप से फर्क पड़ेगा। यहाँ पे थ्योरेटिकली ही माइंड में रखना है कि इन जनरल मेटल में रेसिस्टेंस बढ़ता है और रेसिस्टिविटी भी बढ़ता है जब आप टेम्परेचर को बढ़ाते हो। टेम्परेचर बढ़ाने से रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी दोनों बढ़ता है और टेम्परेचर घटाने से घटेगा। जबकि नॉन मेटल के केस में इन जनरल ऐसा देखा जाता है कि टेम्परेचर को जब आप बढ़ाते हो तो रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी डिक्रीज करता है, जबकि अलॉय पे लगभग कहा जा सकता है कि कोई फर्क नहीं पड़ता है टेम्परेचर के बदलने से। बेस्ट एग्जांपल मेरे पास है कॉन्स्टेंटन और मैंगनीज। ये दोनों ऐसा अलॉय है जिसमें कि टेम्परेचर बदल दिया जाए तो रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी पे कोई बहुत बड़ा इफेक्ट नहीं पड़ता। तो इन दोनों को छोड़ के अगर अलॉयज का बात करें तो टेम्परेचर का इफेक्ट वहां भी पड़ता है। तो मेटल में रेसिस्टेंस बढ़ता है टेम्परेचर बढ़ने से, नॉन मेटल में घटता है, अलॉय पे लगभग नो चेंज देखा जाता है। ठीक है, अब अगर देखा जाए कि टेम्परेचर वाला बात हम यहाँ पे मेंशन कर दें, टेम्परेचर वाला बात को यहाँ पे अगर हम मेंशन करें तो अगर हम बात करें कि मेटल्स है, अगर हम बात करें मेटल्स है तो टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेसिस्टेंस भी बढ़ेगा, रेसिस्टिविटी भी बढ़ेगा। टेम्परेचर घटाओगे रेसिस्टेंस घटेगा, रेसिस्टिविटी भी घटेगा। नॉन मेटल का अगर बात करें तो नॉन मेटल में क्या हो रहा है कि टेम्परेचर बढ़ाओगे रेसिस्टेंस एंड रेसिस्टिविटी डिक्रीज करेगा, टेम्परेचर घटाओगे रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी इंक्रीज करेगा। लेकिन एक पर्टिकुलर रेंज तक ही ये वैलिड है, ऑलवेज वाला सिचुएशन नहीं है। तीसरा अगर बात करें एलॉयज का, एलॉयज क्या होता है, एलॉयज होता है मिक्सचर ऑफ मेटल्स। मिक्सचर ऑफ मेटल्स यहाँ पे अगर टेम्परेचर को बढ़ाया जाए तो नॉर्मली क्या होता है, नो चेंज इन रेसिस्टेंस, नो चेंज। एग्जांपल यहाँ पे क्या है, मैंगनीज, कॉन्स्टेंटन। तो ये सब ऐसा एग्जाम्पल है जिसपे टेम्परेचर का लगभग इफेक्ट नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत इस दोनों को छोड़ के बाकी अलॉयज पे इफेक्ट पड़ता है। तो इस तरीके से हम लोग चारों पॉइंट डिस्कस कर लिए जिसपे रेसिस्टेंस डिपेंड करता है, जिसपे रेसिस्टेंस डिपेंड करता है। अगला पार्ट है कि रेसिस्टेंस को आखिर हम लोग रिप्रेजेंट किस तरीके से करें, रेसिस्टेंस को रिप्रेजेंट किस तरीके से करें। अगर हम लोग सर्किट डायग्राम में रेसिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो उसका तरीका अलग होगा, जबकि एक्चुअल में अगर देखा जाए कि रेसिस्टेंस होता है एक्चुअल में कैसा है तो वो डिफरेंट तरह का होता है। अगर बात करें सर्किट में हम लोग रेसिस्टेंस को कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, ये रेसिस्टेंस है। तो ये सर्किट डायग्राम में, ये किसमें हो गया, सर्किट में। जबकि अगर बात करें हम कि एक्चुअल में कैसा होता है तो एक्चुअल में रेसिस्टेंस ऐसा होता है, ये एक वायर है और ये भी इधर वायर है और इस तरीके से यहाँ पे, और यहाँ पे कलर कोडिंग रहता है 1 2 3 और 4। ठीक है, ये सब क्या है, कलर कोडिंग। कलर कोडिंग जो है बताता है और रफली इंडिकेट्स वैल्यू ऑफ रेसिस्टेंस
उस रेसिस्टर में कितना रेसिस्टेंस है उसके वैल्यू को उसके कलर को देख के डिटरमाइन किया जाता है। तो इस तरीके से हम लोग रिप्रेजेंटेशन किस तरीके से हुआ ये देख लिए। अब इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स को हम लोग डिस्कस कर ले। कुछ न्यूमेरिकल्स को हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर ले। सबसे पहला क्वेश्चन जो एग्जामिनेशन में आ सकता है वो इस तरीके से होगा कि एक वायर है ना, इफ द एरिया, इफ द रेडियस ऑफ क्रॉस सेक्शन, इफ द रेडियस ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ अ वायर is 7 millimeter, 7 millimeter. If the radius of cross section of wire is 7 millimeter, then calculate resistivity of that material, जिसका रेसिस्टेंस यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है वो है 22 ohm, 22 ohm. That material which is 4 meter long, कितना लंबा है वो वायर 4 मीटर। तो ध्यान से लेंथ कितना दिया हुआ है 4 मीटर। उसके बाद रेसिस्टेंस कितना दिया हुआ है 22 ओम। ठीक है, अगर बात किया जाए रेडियस कितना दिया हुआ है तो 7 मिलीमीटर। इसको हम लिख सकते हैं 7 × 10 to the power -3 मीटर, बिकॉज मिली स्टैंड्स फॉर 10 to the power -3। अगर बात करें अगला इंफॉर्मेशन क्या है तो कुछ भी नहीं है। क्या इस रेडियस से एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं? रेडियस ऑफ क्रॉस सेक्शन का मतलब समझ जाइए कि ये वायर था मेरा और ये जो है यहाँ से यहाँ तक रेडियस है, ये कितना दिया हुआ है 7 मिलीमीटर, जबकि ये लेंथ कितना है 10 मीटर। लेंथ कितना है 10 मीटर। ठीक है, तो एरिया इज इक्वल टू क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। पाई के जगह पे 22/7, आर के जगह पे 7 × 10 to the power -3 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करें 22/7 × 7 × 7 × 10 to the power -6 होगा। a to the power x to the power y is equals to a to the power xy। तो 7 कैंसिल 7 हो गया। अब ये कितना हो जाएगा 7 2 जा 14 रिमेनिंग 1, 7 2 जा 14 + 1 15 into 10 raised to the power -6, overall 1.54 into 10 to the power -4 मीटर स्क्वायर। तो ये हम लोग फाइंड आउट कर लिए क्या एरिया। अब हम लोग अगर बात करें कि रेसिस्टेंस क्या होगा तो R इज इक्वल्स टू रो इंटू L अपॉन A। रो इज इक्वल्स टू R इंटू क्या लिखेंगे A अपॉन L। रेसिस्टेंस गिवन है 22 ओम, एरिया कितना है 1.54 into 10 to the power -4 अपॉन लेंथ कितना है यहाँ पे तो लेंथ है 10। तो क्या इस तरीके से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं? तो ये हो जाएगा 2.2 × 1.54 × 10 to the power -4 ओम मीटर। ये आ गया हमारा आंसर रेसिस्टिविटी। तो फर्स्ट पैटर्न का क्वेश्चन अगर देखा जाए तो कुछ इस तरीके का होगा कि जो वायर होगा उसका रेडियस या डायमीटर गिवन होगा और लेंथ दिया होगा, साथ में उसका रेसिस्टेंस होगा और पूछा जाएगा आपसे कि उसका रेसिस्टिविटी क्या होगा। पूछा जाएगा क्या कि उसका रेसिस्टिविटी क्या होगा और हम लोग उस रेसिस्टिविटी को डिटरमाइन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला कि एक वायर है जिसका रेसिस्टेंस 10 ओम है, उस वायर को स्ट्रेच करके लेंथ को डबल कर दिया गया। उस वायर का स्ट्रेच करके लेंथ को क्या कर दिया गया डबल। तो न्यू जो रेसिस्टेंस होगा वो कितना टाइम्स हो जाएगा पहले के रिस्पेक्ट में। क्वेश्चन क्या है अ वायर ऑफ रेसिस्टेंस, अ वायर ऑफ रेसिस्टेंस 20 ohm is stretched to double its length. Calculate न्यू रेसिस्टेंस। न्यू रेसिस्टेंस हमको डिटरमाइन करना है। तो जरा ध्यान से देखिएगा ये मेरा वायर है, ये मेरा वायर है। अभी इसका एरिया A है, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है A, और इसको बोला गया कि स्ट्रेच करके लेंथ को डबल कर दिया गया। तो देखिए इसको हम स्ट्रेच करते जा रहे हैं। स्ट्रेच करते वक्त ये लेंथ हो गया डबल। लेंथ क्या हो गया इसका डबल, पहले के रिस्पेक्ट में लेंथ डबल। तो बताइए एरिया कितना रह गया पहले के रिस्पेक्ट में हाफ। तो एरिया कितना होगा A/2, जबकि लेंथ कितना हो गया 2 टाइम्स। लेंथ हो गया 2 टाइम्स और एरिया हो गया हाफ। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन
R इज इक्वल्स टू रो इंटू एल अपॉन ए लिख देते हैं, और रेसिस्टेंस कितना दिया हुआ है 20 ओम। इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1, कोई दिक्कत। अब न्यू रेसिस्टेंस, तो आर न्यू लिख दे रहे। रो क्या डिपेंड करता है लेंथ एंड एरिया पे? नहीं, इसलिए रो वही होगा जो पहले से था। इस क्वेश्चन में टेम्परेचर को कांस्टेंट मान के हम लोग कर रहे हैं, इसलिए रेसिस्टिविटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए यहाँ पे एल क्या लेंगे, न्यू वाला, और एरिया भी क्या लेंगे, न्यू वाला। क्या इस न्यू लेंथ एरिया को पुराने वाले में कन्वर्ट कर सकते हैं? बिल्कुल, इंफॉर्मेशन गिवन है। न्यू वाला लेंथ कितना हो गया, तो 2 टाइम्स, तो 2 इंटू एल लिख देंगे। एरिया कितना हो गया, पहले वाले से हाफ, पहले वाले से क्या हो गया, हाफ। तो इसको अगर हम सॉल्व करें, आर न्यू इज इक्वल्स टू इंटू, अब यहाँ से L अपॉन ए, और 2 ऊपर में ऑलरेडी था, 2 इंटू 2। ये बताइए रो इंटू एल अपॉन ए का वैल्यू है कितना एक्चुअल में? तो अभी देखिए इक्वेशन 1 से ये कितना है 20 इंटू 4, ये कितना हो गया 80 ओम। तो क्वेश्चन राइज हो रहा है कि लेंथ को डबल करने से रेसिस्टेंस 4 टाइम्स दिख रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि एरिया यहाँ पे कांस्टेंट नहीं है। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन को अगर हम डायरेक्ट सॉल्व करना चाहें तो तरीका क्या होगा? तो यहाँ पे इसको एज अ ट्रिक हम लोग माइंड में रखेंगे कि अगर एमसीक्यूज होता है तो आंसर कितना तेजी से हम लोग दे सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि अगर केस क्या है, स्ट्रेच किया जा रहा है या मेल्ट करके रीसेप किया जा रहा है, मेल्ट करवा दिया जा रहा है और रीसेप किया जा रहा है, इस दोनों कंडीशन में वॉल्यूम जो होगा ऑफ कंडक्टर कांस्टेंट रहेगा। बताइए, आप किसी स्फीयर को मेल्ट करके सिलेंडर बना दिए तो क्या वॉल्यूम पे कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। तो स्ट्रेच या मेल्ट वाला केस में उसको रिसेप किया जा रहा है, वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर इज कांस्टेंट। हम लोग क्या जानते हैं, R इज इक्वल्स टू रो इंटू एल अपॉन ए। ऐसा करते हैं कि ऊपर नीचे अपने से L से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, ऊपर भी L और नीचे भी। ये क्या हो जाएगा, R इज इक्वल्स टू रो इंटू एल स्क्वायर। अब बताइए एरिया इंटू लेंथ क्या होगा? अगर ये सिलेंडर का एरिया A है और लेंथ इसका L है, एरिया A और लेंथ L, तो इसका वॉल्यूम कितना होगा, एरिया इंटू लेंथ। तो एरिया इंटू लेंथ को हम यहाँ पे क्या कर दे रहे हैं, वॉल्यूम। अब यहाँ से देखा जाए R इज प्रोपोर्शनल टू, हम लोग लिख देंगे L स्क्वायर। R इज प्रोपोर्शनल टू क्या लिख देंगे, L स्क्वायर। चूंकि रो और भी क्या है, कांस्टेंट। किस वाले सिचुएशन में? रो तो ऑलरेडी कांस्टेंट है क्योंकि टेम्परेचर नहीं बदल रहा और मटेरियल सेम है, जबकि वॉल्यूम कैसे कांस्टेंट हो गया? ऐसे इसलिए क्योंकि क्वेश्चन उससे रिलेटेड है कि वायर को स्ट्रेच किया गया या मेल्ट किया गया और रिसेप किया गया। इसका मतलब रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L स्क्वायर। L को अगर हम लोग n टाइम्स कर दे, ध्यान से L को कितना टाइम्स कर दे, n टाइम्स, तो R कितना हो जाएगा, L का स्क्वायर टाइम्स। अगर L को हम लोग 1 अपॉन n टाइम्स करते हैं तो R कितना हो जाएगा, 1 अपॉन n स्क्वायर टाइम्स। तो जरा ध्यान से देखिएगा ऊपर वाले क्वेश्चन को, क्या हम लोग विद इन सेकेंड आंसर कर सकते हैं? बिल्कुल। वायर ऑफ रेसिस्टेंस इतना ही स्ट्रेच्ड, स्ट्रेच किया गया, ये वाला कंडीशन अप्लाई करेंगे। लेंथ क्या हुआ, डबल, तो लेंथ को डबल कीजिए तो 2 का स्क्वायर 4, दैट मींस रेसिस्टेंस कितना हो जाएगा 4 टाइम्स। पहले से कितना था 20, अब कितना हो जाएगा 20 इंटू 4 80। वेरी सिंपल। तो अगर हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहें इस बेसिस पे तो किस तरीके से करेंगे वो जरा ध्यान से देख लिया जाए कि अगर स्ट्रेच करके और लेंथ से रिलेटेड क्वेश्चन रहे तो कैसे हम लोग बहुत ही कम टाइम में आंसर कर पाएंगे। ठीक है, और वायर ऑफ रेसिस्टेंस 10 ओम इज पहला स्ट्रेच्ड टू 20%, 20% स्ट्रेच कर दिया गया। दूसरा स्ट्रेच टू ट्रिपल इट्स लेंथ, लेंथ का ट्रिपल स्ट्रेच कर दिया गया। सी स्ट्रेच्ड टू 50% और डी स्ट्रेच्ड टू 4 टाइम्स, 4 गुना स्ट्रेच कर दिया गया। ध्यान से अगर फर्स्ट वाला केस हम लोग सॉल्व करें, फर्स्ट वाला को केस सॉल्व करें तो लेंथ जो न्यू होगा वो पुराने वाले से कितना परसेंट बढ़ गया,
20% बढ़ा दिए। ये अगर सॉल्व करें तो L प्लस 20% का मतलब 100 इंटू एल, ये कितना हो जाएगा 120 L अपॉन कितना 100, ये हो जाएगा 1.2L। कह सकते हैं कि ऐसे कंडीशन में रेसिस्टेंस लेंथ को कितना टाइम्स बढ़ा दिए, 1.2 टाइम्स। तो अगर लेंथ को 1.2 टाइम्स किए हैं तो रेसिस्टेंस कितना हो जाएगा 1.2 का स्क्वायर टाइम्स, दैट मींस 1.44 टाइम्स। इसका मतलब रेसिस्टेंस जो हो जाएगा 14.4 ओम हो जाएगा। रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा 14.4 ओम हो जाएगा। सेकेंड वाला केस अगर देखें तो ट्रिपल इट्स लेंथ 3 गुना किया गया तो 3 का स्क्वायर 9 टाइम्स, तो इसमें क्या हो जाएगा 9 टाइम्स, तो 9 टाइम्स मतलब 90 ओम। चलिए इसमें 4 टाइम्स किया गया तो 4 का स्क्वायर 16, 16 इंटू 10 160 ओम हो जाएगा। कितना हो जाएगा 160 ओम। चलिए यहाँ पे हम लोग 50% वाला करें तो लेंथ अगर 50% बढ़ा तो एल न्यू इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, एल न्यू इज इक्वल टू लिखेंगे L प्लस 50% ऑफ L, ये कितना हो जाएगा 1.5L। तो रेसिस्टेंस कितना हो जाएगा 1.5 का स्क्वायर टाइम्स, तो 1.5 का स्क्वायर होता है 2.25, इसका मतलब 22.5 ओम हो जाएगा रेसिस्टेंस, क्योंकि पहले से ये कितना था 10 ओम, पहले से ये कितना था 10 ओम। तो कुछ इस तरीके से हम लोग लेंथ से रिलेटेड रेसिस्टेंस वाला क्वेश्चन हम लोग कर सकते हैं और काफी आसान तरीके से कर सकते हैं। बस याद ये रखना है कि अगर वायर को स्ट्रेच किया गया हो और अगर वायर के लेंथ में, अगर वायर को स्ट्रेच और वायर के जो मटेरियल आपका वॉल्यूम है वो कांस्टेंट है, मतलब वो मेल्ट किया गया या स्ट्रेच किया गया, उससे कंडीशन में R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L स्क्वायर। सेकेंड वाला केस हम लोग डिस्कस कर ले। यहाँ पे सेकेंड वाला केस को अगर हम लोग यहाँ पे डिस्कस करें तो सेकेंड केस में बोला जा रहा है एरिया पे इनवर्सली डिपेंड किया गया, ठीक है। उससे रिलेटेड पहले क्वेश्चन करें और फिर उसमें भी शॉर्टकट ट्रिक ढूंढने का कोशिश करेंगे हम लोग, उसमें भी हम लोग शॉर्टकट ट्रिक का कोशिश करेंगे कि किस तरीके से हम लोग आंसर को तेजी से ऑब्टेन कर ले। तो क्वेश्चन ये है, वायर of resistance 100 ohm is doubled on it, calculate new resistance। देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि ये मेरे पास एक वायर है, ध्यान से, ये मेरे पास एक वायर है, ये मेरे पास एक वायर है, ये मेरे पास एक वायर है और ये वायर का जो रेसिस्टेंस है वो 100 ओम दिया हुआ। अब क्या बोला कि इसको डबल कर दिया गया अपने ऊपर, तो डबल करने का मतलब 20 से इसको बेंड करके इस तरीके से कर दिया गया। अब बताइए एरिया कितना हो गया, पहले के रिस्पेक्ट में ट्वाइस, पहले के रिस्पेक्ट में ट्वाइस, और लेंथ क्या हो गया पहले के रिस्पेक्ट में हाफ। तो वैसे सिचुएशन में क्या कहा जा सकता है कि जो R है वो रो इंटू एल अपॉन ए है और ये R कितना है 100 ओम, ये R कितना है 100 ओम। अब न्यू रेसिस्टेंस का अगर बात करें तो ये न्यू रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा रो, और L क्या हो जाएगा न्यू वाला, और R A क्या हो जाएगा न्यू वाला। अब बताएंगे यहाँ पे ये वैल्यू 100 ओम तो था, अब R न्यू इज इक्वल्स टू रो में कोई चेंजिंग नहीं होने जा रहा, मटेरियल और टेम्परेचर सेम है। न्यू वाला लेंथ कितना है, न्यू वाला लेंथ है लेंथ का पहले वाला लेंथ का हाफ, और एरिया कितना है, एरिया कितना है ध्यान से, ये वाला कंडीशन था डबल्ड ओवर इट, तो लेंथ हो गया हाफ, एरिया हो गया डबल, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख देंगे ट्वाइस ऑफ ए। सॉल्व अगर किया जाए तो हो जाएगा R इंटू एल अपॉन ए इंटू 1/2 इंटू 2, तो R इंटू रो इंटू एल अपॉन ए इंटू 1/4। इसका वैल्यू बताइए फर्स्ट वाले इक्वेशन से कितना है 100, तो ये लिखा जाएगा 100 इंटू 1/4 और ये आ गया 25 ओम, ये आ गया कितना 25 ओम। तो पहले से 100 था, अब कितना हो गया 25 ओम। अब यहाँ पे भी एक क्वेश्चन राइज होता है, क्या इसको भी किसी पर्टिकुलर ट्रिक के हेल्प से हम लोग बना सकते हैं? बिल्कुल, इसको भी ट्रिक के हेल्प से हम लोग बना सकते हैं। कैसे? तो चूंकि यहाँ पे वायर में कोई चेंजिंग नहीं हुआ है, डबल कर देने से वॉल्यूम पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वॉल्यूम पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। मतलब अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है, वॉल्यूम क्या है अगर कांस्टेंट है, वैसे सिचुएशन में जब लिखते हैं R इज इक्वल टू रो इंटू एल बाय ए, ऊपर नीचे अपने से एरिया से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
R इज इक्वल टू हो जाएगा रो, एरिया इंटू लेंथ क्या हो जाएगा वॉल्यूम, एरिया इंटू एरिया, एरिया का स्क्वायर। अब यहां से देखा जाए जो फार्मूला हमारे पास दिख रहा है, R इज इक्वल टू रो इंटू V अपॉन ए स्क्वायर। अब यहाँ रो और V दोनों कांस्टेंट है, रो और V दोनों क्या है कांस्टेंट, तो रेजिस्टेंस इज नाउ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द एरिया। इसका मतलब एरिया को अगर हम n टाइम्स करते हैं, ध्यान से n टाइम्स, देन रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा 1 अपॉन n का स्क्वायर टाइम्स। एरिया को अगर 1 अपॉन n टाइम्स कर दें तो रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा n स्क्वायर टाइम्स। तो जरा ध्यान से देखिए ऊपर वाले क्वेश्चन में क्या बोला गया कि रेजिस्टेंस 100 ओम था, इसको डबल कर दिया गया अपने ऊपर, डबल ओवर इट, ये वाला सिचुएशन है। ये था वायर जिसका रेजिस्टेंस 100 ओम था, इसको डबल कर दिया गया उसके ऊपर। लेंथ क्या हो गया पहले से, लेंथ क्या हो गया पहले से बताएंगे, लेंथ हो गया हाफ, एरिया हो गया डबल। तो यहाँ पे एरिया का इंफॉर्मेशन दिया, फार्मूला में भी एरिया ही दिख रहा है, एरिया हो गया डबल। एरिया अगर होता है डबल तो रेजिस्टेंस हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर टाइम्स, दैट मीन्स 1/4 टाइम्स, पहले से 100 अब उसका 1/4 दैट मीन्स 25। तो उस बेसिस पर भी हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन को डिस्कस कर ले, उस बेसिस पर भी क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर ले कि कैसे इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को तेजी से सॉल्व कर ले सकते हैं। क्वेश्चन लिख ले रहे हैं कि वायर है और वायर ऑफ रेसिस्टेंस, और वायर ऑफ रेसिस्टेंस 100 ओम इज, पहला इसको डबल कर दिया गया, डबल्ड ओवर 8, दूसरा क्या हो गया ट्रिपल्ड ओवर 8, और तीसरा क्वाड्रपल्ड ओवर 8। क्वाड्रपल्ड मतलब इसको 4 टाइम्स कर दिया गया, 4 बार मोड़ा गया, इसको 3 टाइम मोड़ा गया और इसको 2 बार मोड़ा गया। चलिए अब देखिए अगर 2 बार इसको अगर डबल कर दिया गया तो एरिया क्या हो गया, इस केस में एरिया हो गया 2 टाइम्स, ट्रिपल कर दिया गया तो एरिया क्या हो गया 3 टाइम्स, और क्वाड्रपल कर दिया गया तो एरिया क्या हो गया 4 टाइम्स। तो अगर एरिया का इंफॉर्मेशन दे दिया तो इस वाले केस में रेजिस्टेंस बोलिएगा कितना हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर टाइम्स, दैट इज 1/4। चलिए सेकेंड वाले केस में रेजिस्टेंस जो होगा अगर एरिया 3 टाइम्स, अगर एरिया 3 टाइम्स तो रेजिस्टेंस 1/3 का स्क्वायर टाइम्स, 1/3 स्क्वायर टाइम्स, दैट मीन्स 1/9 टाइम्स। चलिए तीसरा कंडीशन, एरिया को 4 टाइम्स किया गया, यहाँ 4 पुट करिए, एन के जगह पे कितना पुट करेंगे 4, और यहाँ भी 4 पुट करेंगे, दैट इज 1/4 का स्क्वायर टाइम्स, तो रेजिस्टेंस हो जाएगा 1/4 स्क्वायर टाइम्स, दैट मीन्स 1/16। तो बताइए रेजिस्टेंस कितना हुआ, आंसर कितना हुआ 1/4, पहले से कितना था 100, ये कितना हो गया 25 ओम। चलिए यहाँ पे कितना हो गया 1/9, मतलब 1/9 इंटू 100, 100/9 ओम, यहाँ पे कितना हो गया 100/16 ओम। तो जितना बार आप बेंड करोगे, वायर को जितना मोटा करोगे रेजिस्टेंस उतना ही घटेगा, वायर को जितना पतला करोगे रेजिस्टेंस उतना ही इंक्रीज करेगा, रेजिस्टेंस उतना ही इंक्रीज करेगा। एक और क्वेश्चन इस पे हम लोग कर ले। क्वेश्चन है a wire of resistance 50 ohm is cut into 5 equal parts। ठीक है, एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस 50 ओम है, 50 ओम है, 5 इक्वल पार्ट्स में कट किया जाता है और तब एक दूसरे से ट्विस्ट कर दिया जाता है, उसका रेजिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे। a wire of resistance, चलिए 20 ओम गिराने दे रहे हैं, 20 ओम इज कट इनटू 5 इक्वल पार्ट्स एंड ट्विस्टेड ओवर इट, कैलकुलेट न्यू रेजिस्टेंस, न्यू रेजिस्टेंस हम लोग कैलकुलेट करेंगे। चलिए ध्यान से, ये मेरा वायर है, इसको 5 इक्वल पार्ट में, तो जो 5 इक्वल पार्ट है वो 1 2 3 4 5, और इसको एक दूसरे पे लपेट दिया गया, एक दूसरे पे क्या कर दिया गया लपेट दिया गया। इसका बताइए लेंथ कितना AL, एरिया कितना A, इसका लेंथ कितना हो जाएगा
L/5, एरिया कितना हो जाएगा, एरिया कितना हो जाएगा बताएंगे, 4A इज इक्वल्स टू न्यू और L न्यू, कोई दिक्कत। न्यू लेंथ क्या हो जाएगा पहले से 1/5 और एरिया क्या हो जाएगा 4, तो ये 5 इक्वल पार्ट है ना, 5 इक्वल पार्ट, तो ये हो जाएगा 5A, ये हो जाएगा कितना 5। अब देखा जाए R इज इक्वल्स टू रो इंटू L अपॉन A, R का वैल्यू 20, ये इक्वेशन 1। दूसरा R न्यू इज इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, रो, L के जगह पे कितना रखेंगे आप बताइए, L/5, एरिया की जगह क्या रखेंगे 5 इंटू A। इसको सॉल्व किया जाए तो R न्यू इज इक्वल्स टू लिखेंगे रो L अपॉन A इंटू 1/25, इसका वैल्यू कितना है, रो इंटू L बाई A का वैल्यू है 20 इंटू 1 अपॉन कितना 25, दैट मीन्स 20/25, 4 5 जान 5, तो ये हो जाएगा 0.8 ओम। आंसर कितना आ गया मेरा 0.8 ओम। तो इस तरीके से रेसिस्टेंस से रिलेटेड हम लोग डिफरेंट क्वेश्चंस को डिस्कस किए और उससे रिलेटेड ट्रिक, जिससे कि हम लोग कम समय में क्वेश्चन को सॉल्व कर लें।